अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदर जनरल प्रॉपर्टीज की। अदर जनरल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है? हमारे पास आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब ये पी ब्लॉक में है, ठीक है। तो पी ब्लॉक नाम इसका क्यों रखा गया? क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ब्लॉक में जाकर डलता है। तो जाहिर सी बात है जो नोटेशन होगी वो पी से स्टार्ट होगी और साथ में इसका एन। ये एन डिनोट करता है कि ये कौन से पीरियड में है। अब जैसे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, ठीक है, तो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में आता है, तो ये आ जाएगा 2 और पी और साथ में इस पे 3, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये हमने पहले पढ़ रखा है फिजिकल केमिस्ट्री में, जब हम वहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर में भरते थे तो हमको वहां से याद होगा कि ये कैसे होता है। अगर फिर भी आपको याद नहीं है तो मैं भर के दिखा देता हूँ। जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7, ठीक है। तो सबसे पहले हम भरते हैं 1s2, फिर आता है 2s2, फिर आता है 2p3। ये 2 4 + 3 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन भर गए, तो 1s2 2s2 2p3। ये देखो यहाँ पर भी 2p3। इसका सारा का सारा जो पूरा ग्रुप है, पूरे ग्रुप के अंदर ही जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके आगे से नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस, तो फास्फोरस आएगा 3p3। तो ऐसे ये नंबर चेंज होता रहेगा और ये सेम ही रहेगा। अब अगर इसके अगले वाले ग्रुप में अगर हम देखें तो अगर ऑक्सीजन का ग्रुप ले तो वहां पर आ जाएगा NP4। जैसे ऑक्सीजन का 2p4, सल्फर का 3p4। तो ऐसे होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक रेडियाई। अब जैसे पहले हमारे पास नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो एक बीच में ये है न्यूक्लियस और इसके अराउंड ये 2 और इसके अराउंड फिर आ जाएंगे बाकी 5 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हो गया नाइट्रोजन के केस में। जब हम देखते हैं नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, ठीक है। तो 15 के लिए हमारे पास सबसे पहले यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उसके बाद भरेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, फिर बच गए हमारे पास और 5 इलेक्ट्रॉन। तो खुद देखो साइज बढ़ा कि नहीं। तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाएंगे तो एटॉमिक नंबर हमारे पास बढ़ता जाएगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो वैसे वैसे शेल भी बढ़ते जाएंगे। और वैसे भी यहाँ पर अगर हम वो देखें जो हमने इससे पीछे पढ़ा था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये था 2p3 और ये 3p3। तो 2 यहाँ पर क्या बताता था? पीरियड नंबर। साथ में ये भी बताता था उसके पास कितने शेल है। तो ये देखो 2 था, 1 2 2 शेल है, और यहाँ पर 3 था तो 1 2 3 3 शेल है। वैसे ही नीचे नीचे बढ़ते जाएंगे, तो अगर 4p3 है तो वहां पर 4 शेल आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम खुद ही देख सकते हैं कि इसका साइज ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब होता है कि कोई भी जो एटम है उसको आयन बनाने में कितनी हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जैसे आयन कैसे बनेगा? अब जैसे ये नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर है, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट शेल में। तो इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले बाहर, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ले, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा वो देखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो इसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे 7 और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 7, ताकि ये चार्ज बैलेंस रहे। हमने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन को तो बैलेंस कर देंगे, लेकिन यहाँ पर एक प्रोटॉन अभी भी एक्स्ट्रा बचता है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस पूरे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये बन गया आयन। आयन का क्या मतलब? उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज है, ठीक है, तो ये आयन बन गया। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ा था, उसके अंदर क्या था, हम लाइट फेंकते थे और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता था। तो वही है, यहाँ पर लाइट फेंकेंगे। लाइट क्या होती है? एक एनर्जी का फॉर्म है। तो लाइट फेंका, इलेक्ट्रॉन निकाला, तो उस लाइट को भेजने में कितनी एनर्जी लगी, वही है मेन आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो नाइट्रोजन, यहां से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला, ये डिस्टेंस छोटा है, या अगर हम फास्फोरस की बात करें, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये छोटा है या ये छोटा है? ऑब्वियसली बात है ये छोटा है, ठीक है। तो जितना छोटा डिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये मैग्नेट्स की तरह होते हैं। आप खुद देखोगे कि जब मैग्नेट पास होते हैं तब उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन ज्यादा स्ट्रांग होती है। जब वो दूर होते हैं तब उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन कम होती है।
तो जितनी कम फोर्स होगी उसके ऊपर, जितना कम उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, उतनी आसानी से हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, ठीक है। और आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया क्या मतलब, हमको एनर्जी कम खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हम ये देख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप शेल इंक्रीज होते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालना अगर आसान हो जाएगा तो हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है आयनाइजेशन एंथैल्पी नीचे जाते हुए डिक्रीज करेगी। इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है कि एक जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन, एक जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर भी वही बात आ जाती है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये इसका शेल है, ये फास्फोरस है और ये इसके शेल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर है, एक हमने डालने के लिए इधर रखा हुआ है, ठीक है। ये छोटा डिस्टेंस है, या इलेक्ट्रॉन डालने के लिए यहां रखा हुआ है, तो ये छोटा डिस्टेंस है, ऑब्वियसली ये छोटा डिस्टेंस है। और जैसे मैंने पिछले वाले टॉपिक में बताया कि जितना कम डिस्टेंस होगा मैग्नेट्स उतनी जल्दी अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी क्योंकि ये जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा उसको, इसको थोड़ा टाइम लगेगा अट्रैक्ट करने में, कम अट्रैक्शन होगी इसकी क्योंकि दूर है, डिस्टेंस दूर है। और अगर हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से देखें जो इलेक्ट्रिक चार्जेस पे था, तो उसके अंदर कूलम फोर्स क्या होता है, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी फोर्स कम होगी, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम हो जाएगी। तो अट्रैक्शन अगर कम हुई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बेस ही उस पर करता है कि जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी जितना ज्यादा उसको न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो नीचे जाते हुए साइज बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ेगा, तो इस कारण से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होगी। प्लस में हमने ये भी देखा है कि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो मेटल की टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ना कि लेने की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अपने अंदर खींचना। तो अगर मेटल इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं रहे तो सीधी सी बात है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज।